नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन यानी गति के फुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर को मैं 3 वीडियो में कवर करूंगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, इसके बाद पार्ट 3। पार्ट 1 में मैं ये सारे टॉपिक कवर करूंगा। गति एवं विराम, गति सापेक्ष है, दूरी एवं विस्थापन, वेग एवं चाल, औसत वेग एवं औसत चाल, और जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं और ब्लू क्वेश्चन हैं उन सारे के आंसर भी बताऊँगा। मैं आपको इतना श्योर करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और कहीं से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे गति क्या है। मान लीजिए ये मैं हूँ और सुबह के 10 बजे हैं। सुबह के 10 बजे मैं अपने घर पे हूँ और 10:30 में 10:30 में मैं अपने ऑफिस पहुंचने वाला हूं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि समय के साथ मेरी जो स्थिति है वो बदल रही है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है या बदलती है तो कहते हैं वो वस्तु गति में है। तो गति की परिभाषा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है मतलब बदलती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। तो यहाँ पर मैं गति में हूँ। अब सुबह के 10 बजे हैं और मैं अपने घर पर हूँ, ठीक है। सुबह के 10:30 बज गए तो भी मैं घर पे हूँ, 11 बज गए तो भी मैं घर पे हूँ। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि समय तो बदल रहा है लेकिन जो मेरी स्थिति है वो नहीं बदल रही है। मैं घर पे हूँ तो मैं घर पे ही हूँ। तो इसको कहते हैं विराम। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उसको कहते हैं वो वस्तु विराम में है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित या बदलती नहीं है तो कहा जाता है कि वस्तु विराम में है। तो यहाँ पे मैं गति में था, यहाँ पे मैं विराम में है। अब हम समझेंगे गति सापेक्ष है, इसका मतलब क्या है। गति सापेक्ष है, इसका मतलब समझते हैं। ये एक बस है और बस इस तरफ चल रही है और इस बस पे 2 दोस्त बैठे हैं, ए और बी। तो ए जब बस चल रही होती है तो ए और बी के बीच की जो दूरी है ये घटती बढ़ती नहीं है, ये फिक्स रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की तुलना में बी विराम में है और बी की तुलना में ए विराम में है। एक तीसरा दोस्त सी है जो कि ज़मीन पे खड़ा है, लेकिन सी की तुलना में दोनों ही गति में हैं। सी की तुलना में ए भी गति में है और बी भी गति में है, क्योंकि ये जो दूरी है, जो स्थिति है, ये समय के साथ बदल रही है क्योंकि बस मूव कर रही है। तो गति सापेक्ष का मतलब है कि कोई वस्तु एक आदमी के लिए गति में हो सकता है, सेम वस्तु किसी दूसरे आदमी के लिए विराम में हो सकता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ए के लिए बी विराम में है, बी के लिए ए विराम में है, लेकिन सी के लिए ए भी गति में है और बी भी गति में है। इसी को कहते हैं गति सापेक्ष है, गति निरपेक्ष नहीं है। गति निर्भर करता है कि उसको कौन देख रहा है, उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करने वाला कहाँ पे खड़ा है, उसके साथ में है या उसके बाहर किसी प्लेटफॉर्म पे है। अब हम लोग समझेंगे निर्देश बिंदु क्या होता है, जिसको मूल बिंदु भी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका स्कूल कितनी दूर है तो आप मुझसे पूछेंगे कहाँ से, तो जो कहाँ से का मैं जवाब दूंगा वही उसका निर्देश बिंदु होगा। जैसे मैं पूछता हूँ कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है तो इस केस में आपका घर जो है वो निर्देश बिंदु हो गया। अगर मैं पूछूँ आपके प्लेग्राउंड से आपका स्कूल कितनी दूर है तो वो प्लेग्राउंड जो है इस केस में निर्देश बिंदु होगा। इसकी सिंपल परिभाषा है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए जिस बिंदु की आवश्यकता होती है उस बिंदु को निर्देश बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्कूल की स्थिति को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको कि स्कूल की स्थिति आपके घर से कितनी दूर है या फिर आपके प्लेग्राउंड से कितनी दूर है। तो जिससे मैं पूछूंगा, अगर घर से पूछता तो घर निर्देश बिंदु हुआ, प्लेग्राउंड से पूछता तो प्लेग्राउंड निर्देश बिंदु होता। ये तो एक बात होगी। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है, अगर मोशन सरल रेखीय गति है, अगर जो वस्तु है वो एक सरल रेखा में मूव कर रहा है तो उस केस में निर्देश बिंदु या मूल बिंदु क्या होता है। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा, संख्या रेखा, तो उसमें एक ऑरिजिन होता है। तो ये जो ऑरिजिन है इस केस में यही होता है रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। इस तरफ जो भी नंबर आएंगे सारे धनात्मक होंगे जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और इस तरफ जितने भी नंबर आएंगे सारे नेगेटिव आएंगे जिसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक। ठीक है, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे सब कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये दिल्ली है और ये मथुरा है। दिल्ली से मथुरा जाने का ये
पाथ है या जिसको मार्ग कहते हैं। एक आदमी दिल्ली से मथुरा जाता है, तो उसने कितनी दूरी तय की? तो दिल्ली से मथुरा जाने वाला जो पाथ है या जो मार्ग है, उसकी जितनी कुल लंबाई होगी उसी को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक आदमी था ए जो है वो दिल्ली से मथुरा गया, तो इस केस में दूरी कितनी तय की उसने? 60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जो पाथ है, ये जो मार्ग है, इसकी जितनी लंबाई होगी उसी को दूरी कहते हैं। दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, ये एसआई यूनिट है, मैंने यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, लेकिन दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। अब आते हैं विस्थापन पे। विस्थापन का मतलब होता है इनिशियल, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो ये तो था आपका दूरी। विस्थापन क्या होगा? यहाँ से आप एक सीधा लाइन खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो हो गया, ये हो गया विस्थापन। इसको कहते हैं विस्थापन। ये था दूरी। विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी तभी होगी जब वो एक सीधी रेखा होगी। विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर होता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। एक चीज़ और, दूरी की कोई दिशा नहीं होती, दूरी को सिर्फ परिमाण होता है, दूरी को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन विस्थापन को परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो इस केस में दिशा क्या होगी? दिशा होती है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर, मतलब ये इसकी दिशा हो गई। इस केस में कोई दिशा नहीं थी। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश उसको कहते हैं जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 110 के ब्लू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। हाँ, ये संभव है। अगर एक वस्तु कुछ दूरी तय करती है तो उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आप अपने घर पे हैं और आप मॉर्निंग वॉक के लिए आप यहाँ से यहाँ गए, ए से बी पे गए, ठीक है, और इसके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ कि 100 मीटर है। आप मॉर्निंग वॉक के लिए ए से बी पे गए और बी से वापस फिर ए पे आ गए, तो इस केस में आपने 200 मीटर की दूरी तय की। 100 मीटर आप इधर गए, 100 मीटर इधर आए, तो 200 मीटर की दूरी तय की। लेकिन विस्थापन इस केस में क्या हो गया? शून्य हो गया। क्यों? विस्थापन की परिभाषा क्या थी? न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति भी ए है और जब वापस आए तो जो अंतिम स्थिति वो भी ए होगी। तो जब दोनों ही स्थिति ए पे ही है तो विस्थापन तो 0 होगा ही। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पाथ है। आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और वापस फिर पॉइंट ए पे चले गए। तो इस केस में आपने दूरी कितनी तय की? जो इस वृत्त का सरकमफ्रेंस होगा, परिधि होगा, उतनी दूरी तय की आपने, मतलब 2πr दूरी तय की। लेकिन विस्थापन क्या होगा? शून्य, क्योंकि आप ए पॉइंट से चले थे और वापस फिर घूम के ए पॉइंट पे आ गए। तो आपकी प्रारंभिक स्थिति भी ए है और अंतिम स्थिति भी ए है, तो विस्थापन 0 हो गया। तो इसका आंसर होगा हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण है, वृत्ताकार मार्ग पर पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? कह रहे हैं कि 10 मीटर का भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है जिसपे किसान 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। मतलब अगर यहाँ से शुरू करेगा तो 40 सेकंड में ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड, उसको पहले सेकंड में हम लोग चेंज करते हैं। 2 मिनट का मतलब क्या हुआ? 120 सेकंड, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड 140 सेकंड। तो कुल समय
140 सेकेंड है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 सेकेंड में किसान एक चक्कर लगाता है। तो पहले हम निकालेंगे 140 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। 140 गुना 1/40, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3.5 आता है। 2 से 2 बार में ये 70, 4 नहीं, ये 40 है, यहाँ पे 40 डिवाइड होगा तो 40 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 टाइम में और 2 से 14 7 टाइम में, 2 से 7 को कैंसिल करेंगे तो 3.5 आएगा। तो 140 सेकेंड में 3.5 चक्कर लगाएगा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, वापस यहाँ पे आ गया, एक चक्कर लगा तो विस्थापन क्या हो गया 0। यहाँ से शुरू किया तो वहीं पे ख़त्म हुआ। दूसरा चक्कर लगाया, फिर वापस यहीं पे आ गया तो विस्थापन 0। तीसरा चक्कर लगाया, फिर यहीं पे आ गया तो विस्थापन 0। अब है आधा चक्कर, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको मैं D मान लेता हूँ, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये होगी AD। हमें AD निकालना है। ये वर्गाकार है, मतलब ये वर्ग है, तो वर्ग का हर कोण समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री होता है, समकोण है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे त्रिभुज ABD जो एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, बराबर AD, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर दोनों ही 10 10 है क्योंकि वर्गाकार खेद था, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 100 200। तो AD स्क्वायर 200 है, तो AD क्या होगा, 200 पे वर्ग डाल दीजिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 100 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 100 का वर्ग क्या होता है 10, और ये तो ऐसे रह जाएगा। तो जो विस्थापन होगा वो होगा 10√2 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। विस्थापन के लिए इनमें से कौन सा सही है। पहला A है, ये शून्य नहीं हो सकता है, ये गलत है क्योंकि शून्य हो सकता है, हम देख चुके हैं। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, ये भी असत्य है। कभी भी विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता, विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी के अधिक नहीं हो सकता, मतलब कि दोनों ही गलत हैं। ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। अब हम लोग जानेंगे एक समान गति और असमान गति क्या होता है। पहले एक समान गति पे आते हैं। सपोज कोई कार है यहाँ पे, ठीक है, जो कि पहले घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस केस में हम कहते हैं कि कार जो है एक समान गति में है। यदि कोई वस्तु समान बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उस वस्तु को कहा जाता है कि वो एक समान गति में है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 घंटे का अंतराल है, ठीक है, और हर घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इसका मतलब वो कार क्या है, एक समान गति में है। तो इसकी परिभाषा हुई, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि वस्तु एक समान गति में है। असमान गति, जिसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ये था यूनिफॉर्म मोशन। सपोज फिर एक कार है, ठीक है, पहले घंटे में 50 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर गया और तीसरे किलोमीटर में 60 किलोमीटर गया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, समय अंतराल तो बराबर है, 1-1 घंटे का अंतराल है, लेकिन जो तय की गई दूरी है वो बराबर नहीं है। वो एक में 50 है, दूसरे में 30 है, तीसरे में 60 है। इसका मतलब इसको कहते हैं असमान गति। इस केस में कार जो है असमान गति में कर रहा है। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है तो कहा जाता है वो वस्तु असमान गति में है। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है तो कहा जाता है कि वस्तु असमान गति में है। करेंगे चाल, औसत चाल और वेग। चाल का सिंपली मतलब होता है कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है। आपने सुना होगा कि बस की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगर कोई कहे कि कार की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय का मतलब क्या हुआ? इकाई समय का मतलब हुआ 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकेंड। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप, जैसे मैं कहता हूँ कि बस की स्पीड जो है वो है 30 मीटर पर मिनट। बस की चाल जो इतनी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 मिनट में 30 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो चाल का सिंपली मतलब हुआ कि कोई वस्तु इकाई समय में कितनी दूरी तय करती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है? वो इसमें ही छिपा हुआ है। देखिए ये क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर बटे आवर। किलोमीटर किसकी यूनिट होती है? किसकी इकाई है? दूरी की। तो चाल बराबर हुआ दूरी। और आवर ये किसकी यूनिट होती है? समय की। तो दूरी बटे समय। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो देखिए, चाल तब निकालते हैं जब वस्तु एक समान गति में होती है। एक समान गति का मतलब बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करना। लेकिन अगर गति असमान है तो उस केस में हम लोग औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, जितना समय लगा। तो समझ लीजिए, अगर एक समान गति है उस केस में चाल निकालते हैं। जब गति एक समान नहीं है, असमान गति है। असमान गति का मतलब बराबर समय अंतराल में, और मतलब कि बराबर समय अंतराल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब कि सपोज 1 घंटे में 20 किलोमीटर गई, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर गई, इस तरह से। उस केस में औसत चाल निकालते हैं। इस पर भी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। चाल की इकाई मात्रक होती है मीटर पर सेकेंड, मतलब दूरी की यूनिट मीटर, इकाई यूनिट मीटर होती है, समय की सेकेंड होती है। तो चाल की इकाई मात्रक मीटर पर सेकेंड होती है। चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब ये हुआ कि चाल के पास सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। और चाल कभी भी निगेटिव, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चाल हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अब हम इस पे बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम्पल 8.1 पेज नंबर 111 एनसीईआरटी बुक। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? देखिए, इस केस में किसी भी सूरत में आप चाल नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक समान गति नहीं है। 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर रही है। इसका मतलब कि 2 सेकंड में वो 8 मीटर की दूरी तय करेगी। यहाँ पे 2 सेकंड में वो 16 मीटर की दूरी तय कर रही है। मतलब एक समान गति नहीं है, असमान गति। तो इस केस में औसत चाल ही निकाल सकते हैं। तो औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। कुल दूरी कितना है? 16 मीटर, 16 मीटर, 32 मीटर। कुल समय 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय। कुल दूरी है 32 मीटर और समय है 6 सेकेंड। 6 से ये 5.33। तो औसत चाल हो गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग वेग पे। दिशा के साथ चाल। चाल में अगर आप दिशा को ऐड कर देंगे तो वो वेग कहलाता है। वेग बराबर चाल प्लस दिशा, मतलब कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, परिमाण प्लस दिशा। तो वेग की सिंपल परिभाषा होगी एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। क्योंकि अगर हमने चाल में क्या देखा था, उसमें दिशा नहीं होती थी। चाल में दिशा जोड़ दी, वेग हो गया। इसकी परिभाषा है
एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है, जो चाल का होता है वही वेग का भी होता है। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि यहाँ पे परिमाण भी है और दिशा भी है। तो वेग, चाल अदिश राशि था, वेग सदिश राशि है। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। लेकिन चाल हमेशा धनात्मक होता है। वेग को निकालने का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। चाल का था दूरी बटे समय, वेग का है विस्थापन बटे समय। अब औसत वेग विस्थापन और कुल समय का अनुपात होता है। औसत वेग निकालने के दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है विस्थापन बटे कुल समय। अगर विस्थापन और कुल समय दिया हुआ है तो औसत वेग आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हो तो उस केस में जो औसत वेग निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, मतलब कि u प्लस v अपॉन 2। ये तब होता है जब वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है उस केस में हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। इसका एक और केस देख लेते हैं। जैसे कि ये A, B, C, D 4 प्लेस हैं। A से B तक किसी कार की जो वेलोसिटी है, स्पीड है या वेलोसिटी है, वो v1 है। B से C तक v2 है और C से D तक v3 है, ठीक है। इस केस में इसका जो औसत वेग होगा वो होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। जैसे आप औसत निकालते हैं वैसे ही ये निकल जाएगा। अब आते हैं हम NCERT बुक पेज नंबर 112 के क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 है चाल एवं वेग में अंतर बताइए। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल में सिर्फ दिशा को ऐड कर दीजिए तो वो वेग हो जाता है। वेग है एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसमें सिर्फ परिमाण होता है, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है? चाल है। वेग जो है सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होता है। इसमें कहता हूँ कि 5 किलोमीटर पर आवर उत्तर की दिशा में, 6 किलोमीटर पर आवर दक्षिण की दिशा में, तो वो क्या है? आपका वेग है। चाल सदा धनात्मक होता है। चाल जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता। लेकिन वेग जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वेग इनमें से कुछ भी हो सकता है। किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो पहले इनके देखते हैं फॉर्मूले क्या होते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय, और औसत वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे लिया गया समय। हमें क्या बताना है कि किस अवस्था में औसत चाल और औसत वेग का परिमाण बराबर होता है। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर है दूरी और विस्थापन का। यहाँ पे है तय की गई कुल दूरी, यहाँ पे है विस्थापन। तो किस अवस्था में ये दोनों बराबर होंगे? जब वस्तु एक सरल रेखा में चलेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज ये कोई स्थान है A, ये कोई स्थान है B, और इनके बीच की दूरी है 200 मीटर, ठीक है। तो पॉइंट A से पॉइंट B के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। और विस्थापन क्या है? 200 मीटर। क्योंकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी सरल रेखा में ही होती है, तो 200 मीटर। तो अवस्था वो होगी जिसमें वस्तु सरल रेखा में मूव करेगा। तो औसत चाल और औसत वेग तभी बराबर हो सकता है जब वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर हो, ठीक है। और तय की गई दूरी के बराबर कब होगा विस्थापन? जब वो एक सरल रेखा में चलेगी। अतः यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में तथा एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उसकी औसत चाल तथा औसत वेग का परिमाण बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तय की गई कुल दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? ऑडोमीटर मापता है कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापता है ऑडोमीटर। क्वेश्चन 4, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखाई पड़ता है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? कह रहा है कि अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल भेजा जाता है जो कि पृथ्वी पर 5 मिनट में पहुंचती है। तो आपको बताना है
पृथ्वी पर जो स्टेशन है और जो अंतरिक्ष यान है उसकी दूरी क्या है। सिग्नल की चाल, जो सिग्नल जिस चाल से आ रहा है वो प्रकाश की चाल के बराबर है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिग्नल की चाल हमें दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट। इसको आप कन्वर्ट कीजिए सेकंड में इसको परिवर्तित कीजिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट इसलिए किया मैंने, परिवर्तित इसलिए किया क्योंकि जो समय की SI यूनिट होती है वो सेकंड होती है। अब हमें निकालना है दूरी। देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या हो गई, चाल, सिग्नल की चाल गुना समय। सिग्नल की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू, और समय कितना लगा है 300। तो 3 × 3 तो 9 हो गया, 10⁸ है, यहाँ पे 100 रह गया क्योंकि हमने 3 तो मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पे। तो देखिए, जब आधार सेम हो तो जो घात होता है ये ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 9 × 10⁸ 8 + 2 10 मीटर। तो स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी है इतना मीटर। यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, ठीक है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, यात्रा शुरू होते समय ऑडोमीटर की रीडिंग है 2000 किलोमीटर, ठीक है, और जब यात्रा समाप्त होती है तो ऑडोमीटर की रीडिंग है 2400 किलोमीटर। तो कितनी दूरी उसने तय की, 2400 - 2000। तो लिखिए 2400 - 2000 मतलब कि 400 किलोमीटर। ठीक है, कुल समय कितने लगे हैं, 8 घंटे। 8 हमें निकालना है औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लगा समय। तो दूरी कितनी तय की गई है, 400, समय कितना लगा है 8। ठीक है, तो 400 किलोमीटर है और 8 घंटे हैं, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा ये 50 बार में। तो ये क्या हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल जो है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो जो किलोमीटर पर आवर वाला डेटा है उसमें आप 5/18 से गुना कर दीजिए। तो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर 5/18 से गुना करेंगे आप तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। अब 2 से 90 टाइम में कैंसिल होगा, ये 2 से 25 बार में कैंसिल, 25 × 5 125, 125/9। इसको सॉल्व करने पे आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। 125 को 9 से भाग देंगे तो यही आएगा आपका 13.9 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 8.3 पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 से उदाहरण 8.3। ऊषा 90 मीटर तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तो वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई तालाब है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई जो कह लीजिए 90 मीटर है। तो ऊषा एक छोर से दूसरे छोर जाती है और फिर वापस आ जाती है यहीं पे, ठीक है, और ये दूरी वो 1 मिनट में कवर करती है। आपको बताना है उसकी औसत चाल क्या होगी। तो पहले हम निकालते हैं कि टोटल कितनी दूरी तय की है उसने, कुल दूरी। नब्बे मीटर गई, 90 मीटर आई, 180 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो कुल दूरी है 180 मीटर। ठीक है, समय उसने लिया है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। औसत चाल का सूत्र होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 180 और समय कितना लगा है 60 सेकेंड। तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये औसत चाल हो गया। अब हमें निकालना है औसत वेग।
औसत वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन देखते हैं क्या इस केस में क्या है। विस्थापन यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ पे गई, फिर वापस यहीं पे आ गई, मतलब प्रारंभिक स्थिति यही है और अंतिम स्थिति भी यही है। इसका मतलब विस्थापन शून्य है। विस्थापन शून्य है। समय तो वही लगा है, कुल समय 60 सेकेंड। औसत वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे कुल समय। अब एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं विस्थापन दिया हुआ था तो विस्थापन शून्य है, समय लगा है 60 सेकेंड, तो 0/60 क्या, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये है औसत वेग और ये थी औसत चाल। डिस्कस करेंगे वेग में परिवर्तन की दर। इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं त्वरण। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। देखिए साइंस में या फिजिक्स में जहाँ पे भी दर शब्द का प्रयोग हो, इसका मतलब है कि उसको समय से भाग देना है। यहाँ पे क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब कि वेग में परिवर्तन को समय से हमें भाग देना है। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, यही है त्वरण। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये कोई बस है जिसकी प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, और t सेकेंड के बाद इस बस की जो अंतिम वेग हो जाती है वो हो जाती है v। तो इस केस में त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो परिवर्तन कितना हो वेग में, v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v माइनस यू, और समय कितना लगा है t। तो ये है त्वरण। त्वरण को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर a से सूचित करते हैं। तो त्वरण इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू, इस u को इधर भेज दीजिए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखते हैं त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक देखिए ये क्या है, वेग है। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड एसआई मात्रक होगा इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो ब्लू क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8.4 पेज नंबर 114 एनसीईआरटी बुक्स है। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। यहाँ पे दो स्थिति है। पहली स्थिति है विरामावस्था से राहुल शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो पहले इसके लिए हम त्वरण निकालते हैं। तो विरामावस्था से शुरू करने का मतलब है सर प्रारंभिक वेग 0 है, मतलब कि u 0 है। समय उसने लिया है 30 सेकेंड, मतलब t जो है 30 सेकेंड है, और जो उसका अंतिम वेग है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। त्वरण निकालना है हमें। त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे टी। तो यहाँ v 6 है, u 0 है और t 30 है। तो 6/30, ये 5 बार में कैंसिल हो गया, 1/5, इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.2। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहली अवस्था में जो त्वरण है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं दूसरी अवस्था में, 6 मीटर प्रति सेकेंड है। उसके बाद उसने साइकिल में ब्रेक लगाया है और 5 सेकेंड में उसका वेग 4 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो इस केस में त्वरण क्या होगा, तो दूसरी अवस्था में जो प्रारंभिक वेग है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। समय लिया है उसने 5 सेकेंड, ठीक है, और जो अंतिम वेग है वो है उसका 4 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण निकालना है हमें। सेम सूत्र लगेगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v है यहाँ पे 4 और u है यहाँ पे 6 और टाइम और समय है यहाँ पे 5। 4 - 6 -2/5, ये हो जाएगा
-0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरी अवस्था में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा, त्वरण जो होगा वो होगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पेज नंबर 114 का पहला ब्लू क्वेश्चन, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, दूसरा है वह असमान त्वरण से गति में है। तो पहले हम एक समान त्वरण और असमान त्वरण को समझेंगे, फिर मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा। पहले आते हैं एक समान त्वरण पे। ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। ठीक है, इधर मैंने ले रखा है समय 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार या बस कुछ भी स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। इस केस में त्वरण क्या होगा, 10 - 0 अपॉन 5 - 0, तो 10 - 0 10, 5 - 0 5, तो 10 अपॉन 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वेग है ये है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे वेग है 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना परिवर्तन हुआ वेग में, 20 - 10 10, और समय क्या है 10 - 5 5, तो 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, 30 - 20 10, और समय का कितना परिवर्तन हुआ 15 - 10 5, तो 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक समान त्वरण में है। ठीक है, क्योंकि बराबर समय अंतराल में जो त्वरण है वो बराबर आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असमान त्वरण, फिर से मैंने पॉइंट लिया है ए, पॉइंट बी, यहाँ पे टाइम है 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और यहाँ पे है ये 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले के लिए निकालते हैं त्वरण। यहाँ पे वेग है 0 मीटर, यहाँ पे है 5 मीटर, तो कितना परिवर्तन हुआ 5 - 0 5। समय कितना परिवर्तित हुआ 5 - 0, तो 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे वेग है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे वेग है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ 15 - 5 10, और यहाँ पे 10 - 5 5, तो 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे तुरंत 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे कुछ और होगा, मतलब सेम नहीं आ रहा है, तो इसको कहते हैं असमान त्वरण। अब आते हैं इसके परिभाषा पे। जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न कर रही है तो वस्तु के ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं, जो कि हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब इसके उदाहरण है, अगर किसी वस्तु को आप किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो उसका जो गति होता है वो, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उस वस्तु में, वो एक समान त्वरण है। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, वो भी एक समान त्वरण से ही घूमती रहती है। अब आते हैं असमान त्वरण की परिभाषा पे। असमान त्वरण की परिभाषा है, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रही है तो वस्तु के ऐसे त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं, जो मैंने आपको सेकंड एग्जाम्पल में बताया। इसका उदाहरण है ऊपर की दिशा में फेंकी गई वस्तु की गति। अगर किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इस वस्तु में जो त्वरण होगा वो होगा असमान त्वरण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये प्रारंभिक वेग है, क्योंकि गति पहले की गति ये है, बाद में घटकर ये हो गई 5 सेकंड में। मतलब प्रारंभिक वेग हमें गिवन है, u हमें दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये अंतिम वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें समय दिया गया 5 सेकंड। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे समय जो है वो सेकंड में दिया गया है और जो हमारे पास वेग है वो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। तो और सेकंड समय का एसआई मात्रक है, तो इसे भी आपको एसआई मात्रक में ही परिवर्तित करना पड़ेगा, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं कन्वर्ट। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से गुना करना है सिर्फ। ठीक है, 2 से ये 9 बार में कैंसिल होगा, 2 से ये 40 बार में कैंसिल होगा। 40 × 5 200, तो 200/9 मीटर पर सेकंड। ये है प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कन्वर्ट कीजिए इसको मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना कर दीजिए।
6 से ये 3 बार में कैंसिल, 6 से ये 10 बार में कैंसिल, 10 गुना 5 50, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u है हमारे पास, v है हमारे पास, t है हमारे पास, तो त्वरण नहीं निकल जाएगा। त्वरण का फॉर्मूला होता है v - u/t। b है 200/9, सॉरी v है 50/3 और u है 200/9 और समय है 5 सेकेंड। ठीक है, तो 3 और 9 का एलसीएम या लघुत्तम जो कहते हैं आप 9 होगा। 3 से 3 बार में 3 गुना 50 150, 9 से 1 बार में 200, ठीक है, बटे 5, तो ये 5 रिवर्स हो जाएगा उधर, तो 150 - 200 -50/9 गुना 1/5। ठीक है, 5 से 10 बार में कैंसिल हो गया, तो -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब कैंसिल करेंगे आप, भाग देंगे आप, तो ये आएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जहाँ पे जो त्वरण है, त्वरण निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसको कहते हैं रिटार्डेशन। थर्ड क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, मतलब कि हमें u हमें गिवन है 0, समय हमें गिवन है 10 मिनट, 10 मिनट, और जो अंतिम वेग है वो हमें गिवन है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किस में कन्वर्ट करें। मैं एक सिंपल रूल देता हूँ आपको, जो भी आपके पास डेटा है उसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब कि समय को सेकंड में, वेग को मीटर पर सेकंड में, तब काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे 10 मिनट है, पहले तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो समय कितना हो जाएगा, 10 गुना 6 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये हो गया 600 सेकेंड, ये हो गया समय। भी यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो रूल है कि 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से 9 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा, 20 गुना 5 100, 100/9 सेकेंड। तो देखिए अब हमारे पास u है जो कि 0 है, v है जो कि ये है, और समय है जो कि ये है। त्वरण निकालना है, निकाल लीजिए। a बराबर v - u/t, ये फार्मूला होता है। v है 100/9, u तो 0 है तो लिखिए या मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और समय है 600। ठीक है, तो 100/9, ये 600 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक, ये 0 0 कैंसिल, बचा 1/54, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक को जब 54 से भाग देंगे तो ये आपको आएगा लगभग 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाग देंगे आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, और इस चैप्टर के जो बाकी पार्ट रहेंगे, ग्राफ, एक समान वृत्तीय गति, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इस वीडियो के टोटल 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए, पार्ट 2 में मैं ग्राफ और एक समान वृत्तीय गति डिस्कस करूंगा, और पार्ट 3 में एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।